हेलो बच्चों, शिखर एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। मार्कर, हाँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। कौन सा पढ़ रहे थे हम? न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, यानी कि पोषण हम इसमें पढ़ रहे थे। देखिए, आपको याद होगा कि इसमें हमने क्या किया था। इसमें हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे। आपको याद होगा विटामिन। विटामिन में हमने देख लिया था उसके फैक्ट वगैरह सारे हमारा चल रहा था। B1 पढ़ लिया था, B2 हो गया था, B3 हो गया था, B4, बी आई थिंक B5, राइट। B5 और B6 हमको कौन सा पढ़ना था? आज से B6 हम शुरू कर रहे थे। चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं। B6, विटामिन B6। ये कलर नहीं लेते अपन। विटामिन B6। देखो B6, जो विटामिन B6 है, इसका केमिकल नेम क्या होता है? आप सभी को याद होगा। इसका केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। तो चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर पायरी डॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। और जो विटामिन B6 होता है, जो विटामिन B6 होता है, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। और हम बात करते हैं इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, यानी कि डिफिशियंसी डिसीज जो होते हैं। एक तो आपका होता है एनीमिया, अर्थात खून की कमी, एनीमिया। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा किडनी स्टोन, मतलब किडनी में क्या हो जाती है? पथरी हो जाती है। तो किडनी स्टोन अर्थात किडनी में पथरी। किडनी में पथरी, तो ये किससे हो जाती है? आपकी B6 की कमी से ये होता है। हम बात करते हैं विटामिन। देखिए B6 जो होता है, विटामिन B6 का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो हमारी जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत के कोलन वाले भाग में होता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें कोलन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो विटामिन B6 का संश्लेषण बड़ी आंत के कोलन, कहाँ पर होता है? कोलन में होता है। ठीक है। इसके अलावा इसके सोर्सेस हम देख लेते हैं, क्या क्या इसके स्रोत होते हैं। इसके क्या होते हैं? सोर्सेस हम देख लेते हैं। तो वही सारे हैं: दूध, मांस, अनाज, दूध, मांस, अनाज, दूध, मांस, कलेजी, दूध, मांस, अनाज, कलेजी, मछली और सब्जियां। मछलियाँ और सब्जियां, ये क्या होते हैं? आपके B6 के सोर्सेस होते हैं। तो B6 में से कुछ खास नहीं है बहुत ज़्यादा। एक तो केमिकल नाम याद रख लीजिए आप। कमी से कौन कौन से रोग होते? तो एनीमिया होता है और किडनी में स्टोन हो जाता है। देन इसके अलावा इसका संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो हमारी जो बड़ी आंत होती है, इसके कोलन वाले भाग में इसका संश्लेषण होता है। और हमने इसके सोर्सेस तो देख ही लिए हैं। अगला हम कौन सा ले रहे हैं? विटामिन B7। अगला हम कौन सा ले रहे हैं? विटामिन B7।
विटामिन B7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। विटामिन B7, आपको याद होगा विटामिन B7 का केमिकल नेम क्या होता है, तो ये होता है बायोटीन। और विटामिन B7 को ही बोलते हैं विटामिन H, इसे ही विटामिन H कहा जाता है। और इसका केमिकल नेम क्या होता है भाई, तो ये होता है बायोटीन, इसका रासायनिक नाम, या इसी को बोलते हैं हम केमिकल नेम कहते हैं। विटामिन B7 कमी से क्या हो जाता है, तो बालों का झड़ना, कमी से बालों का झड़ना, कॉमा त्वचा रोग, स्किन डिसीज, ये किसी कमी से होते हैं, B7 की कमी से होते हैं। और इसके सोर्सेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका सोर्सेस है विटामिन B7 का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। यहाँ लिख देती हूँ मैं, B7 के सोर्सेस यानी कि स्रोत कौन कौन से होते हैं, जिसमें से अभी ऐसे से पूछा गया था। देखो, एक तो सब्जियां, फल, चॉकलेट, सब्जियां, फल, चॉकलेट, अंडा, मूंगफली, अंडा, मूंगफली, ठीक है। ये किसके सोर्सेस होते हैं, विटामिन B7 के स्रोत होते हैं। तो ये B7 आपको पता है, ये पूछा गया था एग्जाम में, SSC की परीक्षा में। उसने इस टाइप से पूछा था कि चॉकलेट जो होता है B7 का सोर्स कौन सा होता है। तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, जिसमें से चॉकलेट क्या था, सही जवाब था। अगला हम देखते हैं विटामिन B9। अब हम कौन सा पढ़ लेते हैं, विटामिन B9। अब इसके बारे में सुनते हैं B9। आपको याद होगा B9 को हम कहते हैं फॉलिक अम्ल कहते हैं। तो मैं लिख देती, इसका केमिकल नेम होता है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है। और इसकी कमी से कौन कौन से होते हैं, तो कमी से एनीमिया, हीमोग्लोबिन कमी हो जाना, छाले, ये सभी किसकी कमी से होते हैं, B9 की कमी से होते हैं। इसके सोर्सेस की बात करते हैं हम, कि स्रोत के, कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आप खाएंगे तो आपको B9 की कमी नहीं हो पाएगी। हरे पत्तेदार सब्जियां और सोयाबीन, हरे पत्तेदार सब्जियां और सोयाबीन। ये क्या होते हैं आपके B7 के क्या होते हैं, B9 के सोर्सेस होते हैं। तो B9 में भी बहुत ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। एक तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, फॉलिक अम्ल होता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग, एनीमिया होते हैं, छाले हो जाते हैं मुंह में। सोर्सेस की बात करते हैं तो हरे पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन, दीज आर द रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन B9। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, विटामिन B12। ठीक है, अगला हम कौन सा देखने वाले हैं, B12। तो हेडिंग बना लेते हैं, विटामिन B12। कलर भी नहीं दिख रहा शायद इसमें ढंग से, चलो कोई बात नहीं। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। क्या कहा जाता है इसको, विटामिन B12 जिसको कहते हैं हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। और इसकी कमी से यानी कि डिफिशियंसी डिसीज जो होती है, तो विटामिन B9 की कमी से विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है,
तो ये होता पर्नीसियस एनीमिया। अब आप कहोगे कि पर्नीसियस एनीमिया क्या होता है, तो सुनिएगा, पर्नीसियस एनीमिया इसकी कमी से होने वाला रोग है। और पर्नीसियस एनीमिया जो होता है, देखो उसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती हैं यानी कि रेड ब्लड कॉर्पस जो होती है, उनकी संख्या कैसे हो जाती है, घट जाती है और आकार बढ़ जाता है। तो आरबीसी की संख्या का कम होना तथा आकार का बढ़ जाना, आकार का बढ़ जाना, तो ये कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है आपका B12 की कमी से होने वाला रोग, जिसका नाम है पर्नीसियस एनीमिया। और इसमें क्या होता है, तो आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, जबकि इसका आकार कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब विटामिन B12 के सोर्सेस देख लेते, स्रोत, तो वही दूध, अंडा, मछली, वर्षा का पानी, रेन वाटर। ठीक है, ये क्या होता है, आपके B12 के सोर्सेस होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु। और जो कोबाल्ट 60 होता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में, किसके में होता है, कैंसर के इलाज में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोबाल्ट 60 का प्रयोग किसके इलाज में होता है, तो कैंसर जो रोग होता है उसके इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसके अलावा एक और प्रश्न, जो सबसे ज्यादा विटामिन B12 जो होता है वो मानव माता के दूध में, सर्वाधिक विटामिन B12 मानव माता के दूध में पाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका, विटामिन B12 यहाँ पर हो जाता है। B12 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स वाला ग्रुप कंप्लीट हो गया। बस एक और, एंटी कैंसर विटामिन किसे कहा जाता है, ये अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट, एंटी कैंसर विटामिन, तो एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है विटामिन B17 को, किसको, B17 को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। ठीक है, और इस B17 का जो सोर्स होता है वो कौन सा होता है, तो वाटरमेलन यानी कि तरबूज के बीज।
तरबूज के बीज क्या होते हैं, इसके अच्छे सोर्सेस माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना क्या हो जाता है, विटामिन वाला चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। अगला अब हम क्या ले रहे हैं इसमें, अगला हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो बढ़तेपन, और अगले इसमें ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर हेडिंग आपको दिख रही है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहले देखते हैं होता क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा देखिए, दिख ही नहीं रहा शायद। नहीं, चलो ठीक है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं क्या, एक ऐसा कलर लेते हैं दोनों में आ जाए। पहली बात, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये किस अनुपात में होते हैं, ये 1:2:1 में पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 1:2:1। ठीक है, ये हमेशा इसी अनुपात में रहेंगे, फिक्स इनका क्या होता है, अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो इसको फ्यूल ऑफ बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, फ्यूल ऑफ बॉडी। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, इसे शरीर का ईंधन। क्या कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट को शरीर का ईंधन कहा जाता है। क्यों इसे शरीर का ईंधन कहते हैं, देखिए जिस तरह से क्या होता है, एक आपके पास मान लीजिए मोपेड है, मतलब टू व्हीलर है कोई भी, और आप उसको चलाने के लिए कोई भी वाहन ले लीजिए फॉर एग्जांपल, आप वाहन को ऐसे बिना पेट्रोल बिना डीजल क्या इसके चला सकते हैं, नहीं चला सकते। तो किसी वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल या ईंधन उसके लिए आवश्यक होता है। उसी तरह से हमारे शरीर को भी चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ईंधन की। और वो ईंधन का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फ्यूल ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर का ईंधन कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है, अगले फैक्ट इसमें क्या याद रखेंगे हम, कि शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का, क्या शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का, शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता का लगभग 50 से 70%, कितना 50 to 70% की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, आपसे पूछेगा एग्जाम में, बताइए हमारे शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए उसमें से सबसे अधिक ऊर्जा की आपूर्ति कौन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट। कितनी, क्योंकि इससे लगभग हम 60 से लेकर 70% एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। तो आप कहोगे इसके सोर्सेस क्या होते हैं, तो सुन लीजिए इसके सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, स्रोत। क्या खाएंगे हमको कि कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो जाए, तो क्या आलू, केला, चावल, शकरकंद, स्वीट पोटैटो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे सोर्सेस किसके होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस होते हैं। अब ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मान लो पूछे, हम बात करें कि बताइए सबसे अधिक स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किस में पाया जाता है, किस अनाज में या किस सब्जी में, तो सभी अनाजों में सबसे अधिक, सभी अनाजों में सभी अनाजों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट चावल से
जबकि सभी अनाजों में सबसे अधिक, या सभी फलों में, जबकि सभी फलों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट केले से प्राप्त होता है। और हम बात करेंगे सभी सब्जियों में, सभी सब्जियों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है, तो आलू से। किससे प्राप्त होता है, आलू से सबसे अधिक क्या होता है, सब्जियों में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसलिए तो आपने सुना होगा, कई बार बोलते हैं ना कि ज्यादा आलू आलू खाओगे तो कैसे हो जाओगे, आलू के जैसे हो जाओगे, क्योंकि आप ज्यादा आलू खाएंगे तो आपको स्टार्च का बहुत अच्छा सोर्स है, और स्टार्च किसका रूप है, कार्बोहाइड्रेट का, तो वो आपकी बॉडी क्या कर देगा, फुला देगा, राइट। आ रही बात समझ में, तो ये बातें भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छे वर्सेस बुरे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर लिखी हेडिंग अच्छे वर्सेस बुरे कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। तो अच्छा, ये अच्छा है, और ये कौन सा है, बुरा। ठीक है, तो सुनिएगा यहाँ पर अच्छा सोर्सेस कौन कौन से होते हैं। ये नॉन स्टार्च वाली सब्जियाँ, स्टार्च जैसे कि अभी हमने देखा शकरकंद हो गया, ठीक है, जैसे कि सब्जियाँ जो होती हैं आपकी, ठीक है, सब्जियाँ ये अच्छे सोर्स होती है कार्बोहाइड्रेट का। फल जो होते वो अच्छा सोर्स होते हैं। हरी सब्जियाँ जो होती वो भी अच्छा सोर्स होती है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा बुरे सोर्स कौन होते कार्बोहाइड्रेट के, सोडा। बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं सोडा, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, कोकोला पीते हैं। पास्ता, बच्चों को बहुत पसंद होता पास्ता, ठीक है, पास्ता हो गया, चावल, ये बुरे सोर्स होते किसके, कार्बोहाइड्रेट के। कृत्रिम मीठी चीजें, जैसे आपने देखा कई बार लॉलीपॉप वॉलीपॉप ये सब चीजें खाते लोग, तो ये कैसे होते हैं, बुरे सोर्स। तो एक तरफ लिखे अच्छे सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट के, और दूसरी तरफ हमने लिख रखे बुरे सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है यहाँ तक, तो ये हमारा यहाँ पे तालिका थी जिसको हमने थोड़ा देखा। आगे बढ़ते भाई, अब देखो लिखा है कार्बोहाइड्रेट के स्वास्थ्य लाभ। कार्बोहाइड्रेट के क्या लाभ होते हैं हमारे स्वास्थ्य को, ठीक है। तो पहला तो इसका लाभ क्या है, यह शरीर को ऊर्जा देता है। पहला लाभ क्या है इसका, तो हम कहेंगे शरीर को ऊर्जा देता है। किसको ऊर्जा देता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अपलिफ्ट मूड, मूड को कैसे रखता है, अच्छा बना के रखता है आपके मूड को। बेहतर नींद में क्या करता है, मदद करता है। इससे क्या होता है, प्रॉपर क्या होती है, नींद आती है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बेहतर नींद। बेहतर नींद आपकी नींद को क्या करता है, बेहतर बनाता है। शरीर को फाइबर प्रदान करता है। रोगों को रोकने में क्या करता है, मदद करता है, यानी कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग बनाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है। वजन नियंत्रित करने के लिए, आपके वजन को कंट्रोल करने के लिए। पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। एथलीटों के लिए सबसे अच्छा पोषक तत्व कौन सा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तीव्र स्मृति में क्या करता है, मदद करता है। आपने सुना भी होगा, एक एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जो एथलीट होते हैं उनको त्वरित ऊर्जा के लिए वो क्या खाते हैं, तो केला। इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या करते हैं, केले का सेवन करते हैं, ठीक है, उसमें तुरंत उसको एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ पर देखो कुछ और बातें जो इम्पोर्टेंट, जैसे कि एक आपसे पूछेगा 1 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम, फिर से करते हैं, आप रुको 1 मिनट। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलो ठीक है भाई, अगर हम बात करेंगे 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये होती है 9.3 किलो कैलोरी। कितनी होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वही हम बात करते हैं 1 ग्राम वसा,
एक ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये भी 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये टेबल आपको याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आता है आपका 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से और दूसरा आता आपका 1 ग्राम वसा। तो हो गया, आपको हमने क्या देखा, 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आप क्या बोलोगे 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम प्रोटीन के ऑक्सीकरण से कितनी होती है, तो ये होती 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। इसका मतलब हुआ सबसे अधिक ऊर्जा आपको किससे मिलती है, तो सबसे अधिक ऊर्जा हमको मिलती है वसा के ऑक्सीकरण से क्या होती है, सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन हमारा शरीर, हम लोग किससे सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तब आप कहोगे हम लोग सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, लगभग 50 से 70% एनर्जी की आपूर्ति कर देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और समझते कुछ और बातें हैं। हाँ, एक सामान्य मनुष्य को सामान्य मनुष्य को सामान्य मनुष्य को प्रतिदिन 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 200 से लगभग 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर डे हमको लेना चाहिए। और जैसा कि आप सभी ने देखा, भी हमने देखा कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप चाहो तो निकाल सकते हो, आप 300 ग्राम में क्या कर दो, 4.2 का क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आपको निकल के आ जाएगा कि टोटल हमको कैलोरी कितनी प्राप्त हो रही है। कई बार एक प्रश्न पूछा था, ऊर्जा को मापने की इकाई क्या होती है, तो आप लिख लीजिएगा, ऊर्जा को मापने की इकाई होती है कैलोरी। मैं लिख देती हूँ क्योंकि पूछा गया प्रश्न है। ऊर्जा को मापने की इकाई ऊर्जा को मापने की इकाई कैलोरी क्या होती है, कैलोरी होती है। ठीक है, अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं इसको थोड़ा ताकि आ जाए अपना स्पष्ट। चलो, अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। पहले हेडिंग बना लेते हैं। नहीं दिख रहा है कलर, दूसरा ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो कितने प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। दिख भी रहा कि नहीं दिख रहा, ऊपर वाला नहीं दिख रहा, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार दिख रहा, टाइप्स। ठीक है, तो देखो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकारों के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अपना, कौन सा होता है, मोनोसेकेराइड्स। पहला कौन सा होता है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, डाइसेकेराइड। और तीसरा कौन सा होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड। सुनिएगा अब एक एक को। देखो, मोनो का मतलब क्या होता, मोनो मतलब होता सिंगल होता है, एक अणु। डाई का मतलब क्या होता, दो। डाई मतलब क्या होता, 2 अणु। और पॉली मतलब क्या होता, पॉली मतलब होता बहुत सारे अणु। तो सबसे पहले हम किसको समझते हैं, मोनोसेकेराइड। तो देखो, मोनोसेकेराइड यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। यह
यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है? यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो आप लोग जानते हो इसके एग्जाम्पल, की बात करते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसका कौन सा होता है? ये होता है ग्लूकोज। दूसरा कौन सा होता है? फ्रक्टोज। और तीसरा कौन सा होता है आपका? ग्लैक्टोज। तो सुनो प्रश्न, अब आप बोलोगे मैडम प्रश्न कैसे पूछते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ प्रश्न कैसे पूछते हैं। या तो सिंपल सा प्रश्न आ जाता है, बताइए ग्लूकोज किसका उदाहरण है। जैसे कि एमपीपीएससी 2017 में एक प्रश्न पूछा गया था, 17 या 16 में पूछा गया था, स्टार्च क्या है? हाँ 16 में। स्टार्च किसका उदाहरण है? तो स्टार्च किसका होता है? ऑप्शन दिए थे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो किसका एग्जाम्पल होता है स्टार्च? पॉलीसेक्राइड। आपको एग्जाम में दे दे बताइए ग्लूकोज किसका उदाहरण है, ऑप्शन दे दे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, तो क्या लगाओगे? मोनोसेक्राइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब यहाँ थोड़ा सा चलो आगे बढ़ते अपन देख लेते हैं। अब सबसे पहले किसके बारे में देख लेते अपन? ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में देख रहे हैं? ग्लूकोज। सुनो ग्लूकोज से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। पहली बात तो ग्लूकोज को क्या कहा जाता है? इसको ब्लड शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसे ब्लड शुगर कहा जाता है। दूसरा इसका नाम क्या है? इसको ही द्राक्ष शर्करा, क्या कहते हैं इसको? इसको द्राक्ष शर्करा कहा जाता है, जिसको बोलते हैं दाख या किशमिश कहा जाता है। उसमें जो शुगर पाए जाते हैं इसको द्राक्ष शर्करा कहते हैं। इसे ब्लड शुगर कहते हैं, इसको ही द्राक्ष शर्करा कहते हैं। अगला इसमें याद रखिएगा, जो ग्लूकोज होता है, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि इंस्टेंट एनर्जी अर्थात त्वरित ऊर्जा के लिए क्या लिया जाना चाहिए। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या, किसका सेवन किया जाना चाहिए? ग्लूकोज। आपने देखा होगा कई बार किसी को चक्कर आ जाते हैं, लो ग्लूकोज पी लो, मतलब क्या होता है उससे तुरंत उसको एनर्जी मिल जाती। किसी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, बेचारे की खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ रही, ले जाओ डॉक्टर के पास, ग्लूकोज की बोतल चढ़ा देगा, फटाक से कैसा हो जाएगा? एकदम एनर्जेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज क्या करता है? बिल्कुल तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, उसको अब टूटना ही नहीं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप कौन सा है? ग्लूकोज। हमने जब पाचन में पढ़ा था, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो हमने देखा था भाई कि जो हम खाते हैं स्टार्च के रूप में चीज़ें लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे जटिल जो रूप होता है वो स्टार्च होता है। तो स्टार्च को क्या कहते थे? आपने पढ़ा होगा, टाइलिन एंजाइम माल्टोज में बदल देता था, फिर माल्टेज एंजाइम माल्टोज को शुगर में कन्वर्ट कर देता है, यानी ग्लूकोज में। तो ये क्या करते हैं, जब अंतिम हम देखते हैं ग्लूकोज अंतिम में जाके किस में टूट जाता है? माफ कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट अंतिम स्टेज में किस में टूटता है? ग्लूकोज में। ठीक है, एक वो एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, वो ग्लूकॉन डी वाला, उसमें देखना क्या होता है, पहले काफ़ी पहले आता था ये, तो एक मतलब एक आदमी होता है, उसका बेटा रहता है, तो वो आदमी ऑफिस से आता, बहुत थका हुआ रहता है, वो जाके बेचारा पसीने बहाता हुआ बैठ जाता है। बच्चा आता उसका, बोलता चलो पापा खेलते हैं, थोड़ा बड़ा सा रहता, मतलब टीनेजर रहता है, तो उसके पापा बोलते नहीं मैं बहुत थक गया हूँ, मैं नहीं खेल सकता। तो बच्चा निराश हो जाता है, उसकी मम्मी आती है, उसको ग्लूकोज देती पीने के लिए उनके पापा को, और फटाफट से उनमें क्या जाती है? ग्लूकॉन डी। मतलब ग्लूकॉन डी का एडवर्टाइजमेंट, इसकी टैगलाइन भी थी, ग्लूकॉन डी पीते ही ना को हाँ कर दे। ठीक है, चलिएगा। तो ग्लूकोज क्या होता है? तो यहाँ एक फैक्ट बहुत पूछता है कि त्वरित ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का सेवन किया जाता है। ग्लूकोज का सेवन किया जाता है। अगला आ जाता कौन सा आपका? अगला हमारा फ्रक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमपीएसआई 2000 का प्रश्न, 2013 में प्रश्न पूछा गया था। फ्रक्टोज जो होता है इसे क्या बोलते हैं? फ्रूट शुगर कहते हैं, इसे फलों की शर्करा
इट इज़ नोन एज फ्रूट शुगर, इसे फलों की शर्करा यानी कि आ, इसे फलों की शर्करा अर्थात फ्रूट शुगर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अब देखो इस किस किस में पाई जाती है, तो एक नाम से स्पष्ट हो रहा फ्रक्टोज, तो ये फलों में पाई जाती है, फलों एवं शहद, शहद मतलब क्या, हनी। ठीक है, इसमें कौन सी शुगर पाई जाती है, आपकी फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। फ्रक्टोज शुगर जो होती है ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। कैसी होती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। यह सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। कैसी है, यह सबसे मीठी कैसी होती है, प्राकृतिक शर्करा होती है। तो फ्रक्टोज में बस इतनी बातें याद रख लो, इसे फलों की शर्करा कहते हैं, यह फल एवं शहद में पाई जाती है और यह सबसे मीठी, हाँ, यह सबसे मीठी कैसी होती है, प्राकृतिक शुगर होती है। ठीक है, अब ये हो गया आपके, कौन से हो गया आपका, ये हमारा मोनोसैकेराइड पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, कौन सा पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, डाइसैकेराइड। तो सुनो, डाई मतलब क्या होता है, दो मतलब जब क्या होता है, मोनोसैकेराइड के दो अणु मिलते हैं तो जाके किसका निर्माण होता है, डाइसैकेराइड का। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं समान या भिन्न, समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के, समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के अणुओं के जुड़ने से बनती है, जुड़ने से बनती है। कौन सी, डाइसैकेराइड। एग्जाम्पल लिख लें इसके, चलो लिख लेते भाई, कौन कौन से उदाहरण है इसके। सबसे पहला है आपका लैक्टोज, दूसरा है माल्टोज, तीसरा है आपका सुक्रोज, तीसरा है सुक्रोज। आपने अगर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो देखा होगा आपने, लैक्टोज शुगर, माल्टोज शुगर, सुक्रोज, इन सब के बारे में हमने क्या किया था, पढ़ा था, है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। चलो अब हम समझ लेते हैं लैक्टोज क्या करता है, माल्टोज क्या करता है, सुक्रोज क्या करता है। यहाँ से कैसे प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पर दो, आप बिल्कुल इसको मतलब जब भी एग्जाम देने जाए तो इनको जरूर पढ़ें। ठीक है, इन दोनों के यहाँ पढ़ना आपको, दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर। ठीक है, देख लो एक बार इनको भी। चलो अब हम किसके उदाहरण ले रहे हैं, अब हम लोग ले रहे हैं डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल। डाई डाइसैकेराइड के उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं भाई, सबसे पहले हम ले रहे हैं माल्टोज। तो सुनो, माल्टोज किसका एग्जाम्पल है, डाइसैकेराइड का। अब यहाँ ध्यान से देखो, माल्टोज चूंकि हमने लिखा था, डाइसैकेराइड मतलब होता है जब दो मोनोसैकेराइड के या तो समान अणु मिलेंगे या फिर अलग अलग अणु मिलते हैं तो जाके मोनोसैकेराइड का निर्माण हो, सॉरी डाइसैकेराइड का निर्माण होता है। अब माल्टोज डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। तो माल्टोज देखो किस किस से बना है, माल्टोज बना आपका ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलने से, कितने, ग्लूकोज के दो अणुओं के मिलने से किसका निर्माण हुआ, माल्टोज। इसको ऐसे याद रख सकते तुम, देखो चलो मैं इसका ट्रिक बाद में बताती हूँ पहले। अब दूसरा कौन सा लेते अपन, सुक्रोज। और सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है, तो GF यानी कि ग्लूकोज के एक अणु और फ्रक्टोज के एक अणु, G और F, इनसे किसका निर्माण होता है, सुक्रोज का निर्माण होता है। अगला कौन सा आ जाता है आपका, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, कौन सा बचा अपना, लैक्टोज। लैक्टोज, और लैक्टोज का निर्माण कैसा होता है, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से।
ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से किसका निर्माण होता है? आपके माल्टोज का निर्माण होता है, सॉरी लैक्टोज का निर्माण होता है। अब समझो कि मैम कैसे याद रख करें, बहुत आसान है। माल्टोज, माल से शब्द निकाल लीजिए माल, और यहाँ पे दो जी है, मतलब दो लड़कियां हैं, वो कैसा होगा? मालदार। तो यहाँ पर दो ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज, देखो सुक्रोज से साउंड हो रहा लाइक सुखी टाइप का। जिस इंसान के जीवन में एक जीएफ होती है, जी से ग्लूकोज और एफ से फ्रक्टोज, वो सुखी होता है, ठीक है। थर्ड आपका आ जाएगा लैक्टोज, ठीक है। यह बहुत आसान है, ग्लूकोज तो देखो आ ही रहा, तीनों में आ रहा है, तो ग्लूकोज और यहाँ पे आगे क्या जोड़ दो? आधा गा, तो ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? लैक्टोज का। अब आप बोलोगे इनके सोर्सेस कौन कौन से होते हैं, तो सुनो ध्यान से। यहाँ पर माल्टोज का सोर्स जो होता है, स्रोत होता, कैसे मिलेगा? तो अंकुरित अनाज को खाने से। किसको? अंकुरित अनाज जो होता है, ठीक है, उनको खाने से आपको क्या मिलता है? माल्टोज शुगर मिलती है। आपको पता है सबसे अधिक जो ऊर्जा देने वाली शुगर होती है वो माल्टोज ही होती है। दूसरा आपका आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? सुक्रोज। इसका एग्जाम्पल होता है गन्ना, गन्ना शुगर कैन जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है। और लैक्टोज किस में पाई जाती है? तो लैक्टोज शुगर पाई जाती है भाई दूध में पाई जाती है, और सबसे अधिक लैक्टोज शुगर पाई जाती है मानव माता के दूध में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ भाई, नोट करके, नोट, सर्वाधिक लैक्टोज शुगर मानव माता के दूध में, पाई जाती है, ठीक है। बाकी तो आपने देख ही लिया अपन ने, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया कौन सा? हमारा डाइसैकेराइड। अब अपना रह गया कौन सा? पॉलीसैकेराइड। तो चलो आगे बढ़ते और हम इसको पॉलीसैकेराइड को भी खत्म कर लेते। तो हेडिंग बना देती हूँ मैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, देखो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड क्या होता है आपको याद है, हम यहाँ पर देख रहे थे पॉलीसैकेराइड, चूंकि यहाँ पे लिखा है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ लिखा समान या भिन्न मोनोसैकेराइड के जुड़ने से इनका निर्माण होता है। पॉली मतलब होता कई सारे, जब क्या होता है मोनोसैकेराइड के कई सारे अणु मिलते हैं, इनकी संख्या 7 से लेकर 1000 तक हो सकती है, और इनकी जो अणु होते हैं वो लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई, चलो आगे वाले में लिख देते हैं, वहीं पे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड में लिख लेते हैं हम, यह सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, यह सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, यह सबसे जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा फैक्ट इसमें देखते हैं, मोनोसैकेराइड के 7 से लेकर हजारों अणुओं के जुड़ने से किसका निर्माण होता है? पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है। और दूसरी खासियत ये होती है अघुलनशील होती है, मतलब पानी में घुलती नहीं है, यह अघुलनशील होती है। एग्जाम्पल की बात देख लेते तो हम, स्टार्च बहुत अच्छा सोर्स एग्जाम्पल है, जो कि पीएससी 2016 में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। लगाओगे तो मिल जाएगा आपको, फिर आपको मेरी याद भी आएगी कि हाँ मैडम ने बताया था। दूसरा आ जाता, कौन सा आ जाता आपका? ग्लाइकोजन। और तीसरा आ जाता सेल्यूलोज। और चौथा कौन सा आ जाता? काइटिन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये सब किसके एग्जाम्पल होते, उदाहरण हैं, हमारे पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में देख लेते हैं? स्टार्च के बारे में। स्टार्च को देखो क्या कहते हैं, इसको हिंदी में मंड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं?
मंड कहते हैं, सुनेगा। स्टार्च जो होता है ये मेनली कहाँ मिलेगा आपको? आलू हो गया, मैंने बताया, क्या बोलते हैं, चावल हो गया, शकरकंद, ये सब क्या होते हैं? स्टार्च के सोर्सेस होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम लेते हैं सेल्यूलोज ले लेते हैं। दूसरा कौन सा? सेल्यूलोज। आपको मैं बताना चाहूंगी, सेल्यूलोज जो होते हैं, जो पौधों की यानी जो प्लांट सेल होती है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो पौधों की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों की सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा फैक्ट याद रखिएगा, यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। कैसा है? यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो ये बातें आप किसमें याद रखिएगा? सेल्यूलोज। पौधों की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। और प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। काइटिन, बस इतना याद रख लो कि कवक और जो कीट होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। काइटिन में याद रखिएगा, कवक और कीटों की सेल वॉल किसकी बनी होती है? आपकी काइटिन की बनी होती है। और बचा कौन सा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा आता है, इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा। ग्लाइकोजन, देखिए ग्लाइकोजन जो होता है, जो कवक होता है, कवक यानी कि फंगी, इसमें भोजन का संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन में। तो कवक में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो मानव शरीर में जो ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा होती है उसको ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर किया जाता है। क्या? हमारे मतलब मानव शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाता है हमारा? यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा एक बात मैं बताना चाहूँगी, जो कैप्सूल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना भूल गया आपको। कैप्सूल के बाहर का आवरण, खाते होंगे ना कैप्सूल दवाई, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। तो ये हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्लास को यही रोकते हैं। कल अपन क्या करेंगे? प्रोटीन कंटिन्यू करेंगे और मैं इसको एक बार और रिकॉल करा दूंगी आपको। तो कल हमारा प्रोटीन और वसा भी कंप्लीट, ठीक है। मिनरल्स की कुछ नहीं, मिनरल्स कुछ पढ़ना नहीं है, वो सिर्फ आपको रटना है। तो उसकी टेबल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो अपना चैप्टर कंप्लीट, और फिर हम नया चैप्टर ले लेंगे, सेल ही ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।